से 1133 ईस्वी का ये जो समय है ना, इससे सिर्फ कुछ सालों का शासन मत समझिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि यही वो दौर था जब चौहान साम्राज्य के निर्माण की असली नींव रखी गई। मतलब चौहान शासक तो पहले भी थे, लेकिन एक विशाल, संगठित और बेहद ताकतवर साम्राज्य के रूप में उनका जो असली उदय हुआ, वो बिल्कुल इसी काल में हुआ। ये एक नए युग की शुरुआत थी। अजय मेरू और सैन्य हिजय। अब बात करते हैं साल 1113 ईस्वी की। राजस्थान के इतिहास में ये साल बहुत बड़ा महत्व रखता है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि इसी साल अजय राज ने अजय मेरू नाम का नगर बसाया था। जी हाँ, वही जिसे आज पूरी दुनिया अजमेर के नाम से जानती है। और बात सिर्फ शहर बसाने पर खत्म नहीं हुई, वहां एक बेहद मजबूत किला भी बनवाया गया। जाहिर है, एक नई राजधानी और एक अभेद्य गढ़, ये एक उभरती हुई महाशक्ति का बहुत बड़ा संकेत था। इनकी ताकत का एक और बड़ा सबूत हमें ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में मिलता है। इसके अनुसार अजय राज ने गर्जन मातंगों को पूरी तरह से परास्त किया था। यह जीत उनकी रणनीतिक समझ को दिखाती है और यह भी साबित करती है कि वे अपनी सीमाओं की रक्षा करने और उनका विस्तार करने में कितने आक्रामक और सक्षम थे। और अगर इनके युद्ध कौशल का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो वो है इनका उज्जैन अभियान। इन्होंने मालवा के राजा नरवर्मा पर सीधा हमला किया और उन्हें हरा दिया। और बात यही नहीं रुकी, अजय राज इतने ताकतवर थे कि उन्होंने सीधे नरवर्मा के सेनापति सुलहण को बंदी ही बना लिया। इसी दौरान उन्होंने चाचेक, सिंधुल और यशोराज जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी धूल चटाई। ये जो लगातार जीत का सिलसिला था ना, ये साबित करता है कि ये कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि एक अजय विजेता था जिसके सामने उस वक्त कोई टिक नहीं पा रहा था। मुद्रा और धार्मिक सहिष्णुता। अब देखिए, एक महान साम्राज्य सिर्फ हथियारों के दम पर तो चलता नहीं है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए अजय राज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिन्हें अजय प्रिय द्रव्य कहा जाता था। और सबसे खास बात, हमारे स्रोत के मुताबिक अपने वंश में इस तरह की आधिकारिक मुद्रा जारी करने वाले वो पहले राजा थे। व्यापार और वाणिज्य को स्थिर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो सच में आपको हैरान कर देगा। 12वीं शताब्दी के हिसाब से यह कितना प्रगतिशील कदम था, जरा सोचकर देखिए। इन आधिकारिक सिक्कों पर उनकी रानी सोमल देवी का नाम भी अंकित था। उस दौर में राज्य की मुद्रा पर अपनी पत्नी को इतना बड़ा सम्मान देना, यह अजय राज की बहुत ही अनोखी और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। इनके शासन का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू था इनका धार्मिक दृष्टिकोण। एक तरफ व्यक्तिगत रूप से वो भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, एकदम पक्के शेफ। लेकिन दूसरी तरफ एक शासक के रूप में उनकी धार्मिक सहिष्णुता कमाल की थी। उन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर जैनियों के बीच हुए एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ यानी धार्मिक बहस की अध्यक्षता की। मतलब उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वास को राज्य के मामलों और बाकी धर्मों के प्रति निष्पक्षता के बीच बिल्कुल नहीं आने दिया। वो एक निष्पक्ष जज की तरह इस बहस का हिस्सा बने। और अगर इस धार्मिक सहिष्णुता का कोई और पक्का सबूत चाहिए तो वो भी है। एक पक्का शैव होने के बावजूद उन्होंने जैनियों के पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश यानी सोने का कलश भेंट किया था। ये महज एक तोहफा नहीं था, बल्कि राज्य की तरफ से हर धर्म का सम्मान करने का एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश था। राज्याभिषेक और संन्यास। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर। अपनी शक्ति के बिल्कुल शिखर पर एक अजय साम्राज्य खड़ा करने के बाद अजय राज ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी। अपने ही जीते जी उन्होंने अपने बेटे का राज्याभिषेक किया और खुद संन्यास ले लिया। सोचिए, एक इतने बड़े विजेता ने अपनी ही मर्जी से सारी सत्ता, सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया और पुष्कर की पवित्र भूमि की तरफ निकल गया। ये एक ऐसा कदम है जो सत्ता के मोह को पूरी तरह से नकार देता है। तो इसी के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। और यह पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ हमारे सामने सैन्य विजय, नए शहरों का निर्माण और इतनी प्रगतिशील नीतियां हैं, और दूसरी तरफ सत्ता का पूरी तरह से त्याग। तो आखिर किसी शासक की महानता को मापा कैसे जाए? उसकी हासिल की गई बेहिसाब ताकत से, या उस ताकत को छोड़ देने की उसकी हिम्मत से? अजय राज का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर कर ही देता है कि असली विरासत आखिर होती क्या है। उम्मीद है इस विश्लेषण से चौहान इतिहास के शानदार पहलू को समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।